अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिज़िक्स लेक्चर सीरीज में आपको वेलकम करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और इसके साथ साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कौन सी कंडीशंस हैं उनको देखा था। आज हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोशन ऑफ ए मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। तो आपने बिल्कुल इसी तरह हेडिंग देनी है, साथ में आप पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। तमाम आपके पास अल्फाबेट्स जो है वो कैपिटल होने चाहिए और मेन ये आपके पास बनेगी मेन हेडिंग। मेन हेडिंग को आपने डबल अंडरलाइन करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप मूव करेंगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की तरफ। तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग अलग से देने की जरूरत नहीं है, मैं इसी के नीचे ही इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखूंगा, उसको भी देखिएगा जी। सिंपलेस्ट वन ऑफ द simplest types of oscillatory motion is that of horizontal mass spring system. Is that of horizontal mass spring system. इसके अंदर आज हम प्रूव करेंगे कि किसी भी स्प्रिंग के साथ हम एक मास को अटैच करें तो उसकी मोशन जो होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और compressed to a small displacement x, if the spring is stretched or compressed to a small displacement x, the spring exerted a force, the spring exerted a force on the mass। ये स्टूडेंट हमारे पास इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। ये मैंने बुकिश वर्डिंग के अंदर लिखा है, जो आपकी पीटीपी की वर्डिंग है। आप इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेंटर्ड फिगर्स हमारी होनी चाहिए, डायग्राम्स बनाएंगे। जो 3 डायग्राम इस टॉपिक के साथ बुक में दिखाई गई, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसे लेबल भी करूंगा, फिर 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और सरफेस आपके पास फ्रिक्शनलेस है। इसमें हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ एक मास को हम अटैच करेंगे और दूसरा एंड जो स्प्रिंग का है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस की एक साइड के साथ एक रिजिड सपोर्ट के साथ टाई करेंगे। इसके दूसरे एंड के साथ हमने क्या किया, एक ब्लॉक को अटैच कर दिया जिसका मास है आपके पास m। दूसरी डायग्राम भी हम साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। इसमें अब हमने क्या करना है, इसी तरह हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अब हमने स्ट्रेच किया। तो जब स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे तो डेफिनेटली बॉडी जो है कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, उसको हम लेबल करेंगे, फिर 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज हमने यहां तक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और ये ब्लॉक यहां पे आ गया। इस फर्स्ट डायग्राम के अंदर आप देखें, आपके पास जो ब्लॉक है वो अपनी मेन पोजीशन पे पड़ा हुआ है। मेन पोजीशन क्या होती है उसको भी डिटेल से डिस्कस आगे जाके करते हैं। उसके बाद जब स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया एक डिस्प्लेसमेंट x तक और यहां पे लाके जब इसको रिलीज करेंगे
तो स्प्रिंग जो है वो वापस आएगा, कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने पे जो स्प्रिंग है उसकी डायग्राम इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ये ब्लॉक यहां पे पहुंच गया। अब इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की तरफ देखिएगा। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन को हम डिस्कस कर रहे थे। इसकी एक स्पेशल टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो डायग्राम है उनको लेबल करना है अभी, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमारा हो गया, ये आपने लाजमी लिखना है। विदाउट इंट्रोडक्शन आपको पूरे मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे। साथ साथ आपने पेपर प्रेजेंटेशन को भी समझना है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है वो भी साथ साथ सिखाऊं। तो हमने जब इसको डिस्प्लेसमेंट लेके आए इसमें, यानी कि इस मैस को, इस स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स तक, तो स्प्रिंग ने अपनी पोजीशन चेंज की और एक पोजीशन ए पे पहुंच गया। इस पोजीशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन का नाम देंगे, ठीक है। और उसके बाद जब इसको यहां से रिलीज करेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग वापस मूव करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन और अपनी मेन पोजीशन ओ पे रुकेगा नहीं बल्कि आगे की तरफ मूव करेगा। क्यों नहीं रुकेगा, इसकी रीजन क्या है, इसको भी आगे जाके डिस्कस करते हैं। एक दूसरी मेन पोजीशन बी तक पहुंच गया। जब ये एक दूसरी मेन पोजीशन बी तक पहुंचेगा तो ये इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस केस के अंदर। ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्स। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉलर हो तो हम उसको यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां से मैंने स्प्रिंग को रिलीज किया, इस मैस को रिलीज किया, तो इनर्शिया की वजह से ये अपनी मीन पोजीशन ओ पे रुका नहीं बल्कि दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ गया। तो ये इसका यहां पे डिस्प्लेसमेंट, अब इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसको भी हम एक्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में हमने एक चीज समझी थी कि डेफिनेशन के लिए जरूरी है कि आपको फोर्स का पता होना चाहिए। तो फोर्स, जब मैंने इसके ऊपर एक अप्लाइड फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की और इसको मैं एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लाके रिलीज करूंगा, तो अब क्या होगा, स्प्रिंग अपनी इलास्टिसिटी की वजह से इसको मेन पोजीशन की तरफ खींचेगा और तब मैं उस एक्सटर्नल फोर्स या उस अप्लाइड फोर्स को क्या नाम दूंगा, रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसकी हम डेफिनेशन भी देखेंगे और आगे डिटेल में इसके ऊपर बात भी करेंगे। और इसी तरह जब ये मीन पोजीशन ओ को क्रॉस करके एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे पहुंच जाएगा, तब भी क्या करेगा कि स्प्रिंग फिर वापस आएगा, यहां पे आके रुकेगा नहीं। किसकी वजह से, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इस केस में भी कहां होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो आपके पास जो नेक्स्ट हेडिंग बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो है हुक्स लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ क्या है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, विद इन elastic limit, the force is directly proportional to the displacement. The force is directly proportional to the displacement कर लें या to the change in length कर लें, to the change in लेंथ एक्स। ये आपके पास हुक्स लॉ है। विद इन इलास्टिक लिमिट, इसका क्या मतलब है, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा कि आपने इस स्प्रिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करनी, ठीक है, कि ये स्ट्रेच ना हो सके, वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ ना आ सके। तो आपने इसकी इलास्टिक लिमिट को देखना है। इसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए आपने इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करनी है ताकि ये बैकवर्ड मूव कर सके। अब विद इन इलास्टिक लिमिट फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन लेंथ एक्स या डिस्प्लेसमेंट एक्स के। इसका क्या मतलब, देखिए डायग्राम की तरफ, अगर मैं इसको यहां से पकड़ता हूं मेन पोजीशन से और इसको उठा के एक एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके आता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इस ब्लॉक को यहां पे लेके आया तो उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब मैं बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करके इसको और आगे लेके जाता हूं तो डिस्प्लेसमेंट और ज्यादा कवर करेगी बॉडी।
कहने का मतलब ये है कि दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन। डायरेक्टली रिलेशन का क्या मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज करेगी तो दूसरी भी डिक्रीज करेगी। फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो बॉडी क्या चीज कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। अब अगर फोर्स मैं ज्यादा अप्लाई करूंगा तो बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो भी ज्यादा कवर करेगी, ठीक है। और अगर मैं फोर्स कम अप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली जो इसमें चेंज आएगा या जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो भी क्या होगा, आपके पास कम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसलिए इनके बीच में कौन सा रिलेशन आएगा, डायरेक्टली का रिलेशन। इसी तरह हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं, एफ ई एक्स टी मैंने लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, साथ में माइनस का सिंबल लगा दिया। EXT का मतलब या आप कह लें एक्सटर्नल फोर्स, या जो फोर्स हमने इस मैस के ऊपर एक्सर्ट की है वो है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को रिमूव कर दूंगा और इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो साथ इक्वेशन का सिंबल और साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट आता है और ये इक्वेशन इस तरह लिखी जाएगी। और यहां पे हम एक कांस्टेंट जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो हमारे पास होगा माइनस के एक्स। ये के आपके पास क्या है, के बेसिकली आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको भी देखते हैं। माइनस का जो साइन है, नेगेटिव साइन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को शो कर रहा है, इस चीज को देखिएगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। मैंने एक एक्सर्टेड फोर्स लगाई और इस मैस को पकड़ के एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके आया, तो अब जब इसको रिलीज करूंगा तो बॉडी टुवर्ड्स मीन पोजीशन मूव करेगी। किसकी वजह से मूव करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मूव करेगी। तो अब क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। आप यहां से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ कवर किया। यही चीज हम नेक्स्ट डायग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे कि अब इनर्शिया की वजह से बॉडी ओ पे स्टे नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी तक मूव करेगी। अब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, लेकिन बॉडी फिर यहां पे रुकती नहीं है, वापस टुवर्ड्स मीन पोजीशन मूव करती है। तो अब फोर्स की डायरेक्शन आप देख सकते हैं किस तरफ है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यही इसमें नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास हेडिंग बनेगी सुप्रीम कांस्टेंट की, इसको भी डिफाइन करते हैं, सुप्रीम कांस्टेंट जी। तो नेक्स्ट हम सुप्रीम कांस्टेंट की डेफिनेशन को देखते हैं। सुप्रीम कांस्टेंट क्या है, इससे ऊपर देख ले, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया है तो माइनस का साइन नहीं लिखा। तो जब आप कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, माइनस का साइन लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुप्रीम कांस्टेंट की डेफिनेशन हम निकालते हैं। सुप्रीम कांस्टेंट हमारे पास क्या है, के की वैल्यू अगर यहाँ से देखें निकालना चाहे तो किस तरह से निकाल सकते हैं, के इसी साइड पे रहेगा, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये रिलेशन बनेगा एक्सटर्नल या एक्सर्टेड फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू के। तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। सुप्रीम कांस्टेंट आपके पास क्या है, बेसिकली इट इज द रेशियो बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स टू द चेंज इन लेंथ x। ये हमने डेफिनेशन निकाली। नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट आपके पास क्या बनेगी, मैथमेटिकली। आपने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखनी है, तो आप प्रॉपर इसकी हेडिंग देंगे, मैथमेटिकल फॉर्म लिख लें या मैथमेटिकली लिख लें, एक ही बात है। मैथमेटिकली इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, यही फॉर्मूला उठा के आप यहां पे पुट करें, k इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल या एक्सर्टेड डिवाइडेड बाय x। इसके साथ माइनस लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप सुप्रीम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो हेडिंग बनेगी वो कौन सी हेडिंग होगी, यूनिट की। बस जी स्टूडेंट्स, तो हम सुप्रीम कांस्टेंट जो है इसके ऐसा यूनिट की बात करेंगे। तो यहां से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट आपको पता है क्या होता है, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर के अंदर। इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो जब मीटर को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये आपके पास एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 से 3 दफा बोर्ड में सुप्रीम कांस्टेंट का यूनिट जो है वो एमसीक्यू के अंदर पूछा गया है। उसके बाद है जी फैक्टर्स की हेडिंग आपके पास। तो नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे फैक्टर्स की, सुप्रीम कांस्टेंट के फैक्टर्स।
फैक्टर्स में हम देखेंगे कि k की वैल्यू आपके पास ज्यादा कब होगी और k की वैल्यू आपके पास कम कब आएगी। अगर आपके पास कोई स्टिफ स्प्रिंग है, कौन सा स्प्रिंग है, स्टिफ, हार्ड है स्प्रिंग बहुत ज्यादा, तो k की वैल्यू आपके पास क्या होगी, लार्ज वैल्यू होगी। ठीक है। दूसरा फैक्टर, अगर आपके पास कोई सॉफ्ट स्प्रिंग है तो k की वैल्यू आपके पास जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, लेस वैल्यू होगी। समझ आ गई। तो ये हमारे पास फैक्टर्स थे और यही आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, यूनिट की हेडिंग देनी है और फैक्टर। 4 हेडिंग्स के अंदर जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर ऊपर देखा जाए तो हुक्स लॉ जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो जितना मैंने लिखा है एज इट इज आपने भी हुक्स लॉ को इसी तरह से ही रिप्रेजेंट करना है। ये आपके पास सब हेडिंग्स हैं, तो सब हेडिंग्स जितनी भी हैं उनको आपने डबल अंडरलाइन नहीं करना, क्योंकि हमने मेन हेडिंग को जो है वो डबल अंडरलाइन कर दिया था। इसके बाद हमारे पास हेडिंग बनेगी रिस्टोरिंग फोर्स की। तो हम अब डिस्कस करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स को। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन बुक में दी गई है, वो भी आप एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है उसको डिफाइन करें। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स, गिव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन जो है वो बॉक्स में लिखी हुई है, अगर आप टेक्स्ट बुक देखें। रिस्टोरिंग फोर्स डिफाइन करेंगे इसको, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज pushes or pulls the object, pushes or pulls the object performing oscillatory motion, performing oscillatory motion towards the mean position, towards the mean position is called restoring force। restoring force की डेफिनेशन मैं दोबारा से रिकॉल करता हूं। restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion towards the mean position। कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किस साइड पे होगी, टूवर्ड्स मेन पोजीशन होगी। डायग्राम की तरफ अगर आप देखें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। जब मैंने इस मैस को पुल किया मीन पोजीशन से और मैं इसको ले गया एक एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर, जब यहां से मैं इसको रिलीज करूंगा तो अब ये स्प्रिंग अपनी इलास्टिसिटी की वजह से, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसको कहां पे खींचेगा, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने आगे की तरफ कवर किया था, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और जब ये ओ पे रुकेगा नहीं, आगे की तरफ मूव करेगा, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ जाएगा, तब भी अब ये यहां पे आके स्टे नहीं करेगा, वापस आएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो किसकी वजह से आ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इस केस में भी किस तरफ है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, जिसको हमने O से डिक्लेयर किया। और यही डेफिनेशन में बताया गया कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स कहां से आई, इसका फॉर्मूला कैसे हम निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस F एक्सर्टेड। इस इक्वेशन से हम रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला भी निकालेंगे और फिर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की बिहाफ पे भी इसको डिस्कस कर लेंगे। अब आपको पता है यहां पे माइनस का साइन है, तो दोनों फोर्सेस की एक डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की तो वो आगे की तरफ है, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन पीछे की तरफ है। तो आपको पता है कि F एक्सर्टेड या F एक्सटर्नल किसके इक्वल है, kx के इक्वल। तो मैं यहां पे F की जगह अगर लिख दूं माइनस kx, तो ये मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब इसी को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो हमारे पास एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन निकल आएगी। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ आपके पास क्या था, F इज इक्वल टू ma। अगर इस इक्वेशन के अंदर
एफ की जगह मैं एम ए पुट करूं तो ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है जी, m वाला फैक्टर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको दूसरी साइड पे ले जाऊं तो ये इक्वेशन बन जाएगी a इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर m। अगर इस फैक्टर को माइनस के ओवर m को मैं कांस्टेंट एज्यूम कर लूं तो ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी, a इज इक्वल टू कांस्टेंट x, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x या a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। और यही आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक हो गया जी, यहां तक समझ आ गई। अब हम इंपॉर्टेंट जो इसका कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ मूव करने लगे हैं कि जब हम मीन पोजीशन से बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे, जिसकी वजह से हम कहते हैं जी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एक स्पेशल टाइप है किसकी, वाइब्रेटरी मोशन की। तो वो स्पेशल टाइप क्यों है उसको डिस्कस करने लगे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो आपके पास बनेगी वो हेडिंग आप लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ, ये लिख लें, या इसकी जगह आप हेडिंग बना सकते हैं एट मीन पोजीशन ओ। अब हम डिस्कस करने लगे हैं जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। इसको देखेंगे, इस मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं। मीन पोजीशन को हम डिस्कस करते हैं जी। देखें ये यहाँ पे ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मैस m है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो वेट आपके पास क्या है, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, आप अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन भी इस चीज को देख सकते हैं कि इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये ब्लॉक का एक्शन है इस फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर। रिजल्टेंट के तौर पे ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स लगाएगी R। दोनों फोर्सेस, बोथ दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या होगा, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। जब एक दूसरे के इफेक्ट्स को ये दोनों फोर्सेस कैंसिल करेंगी तो एट मीन पोजीशन, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन का भी नाम दे रहे हैं, बॉडी रेस्ट में पड़ी रहेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे एट मीन पोजीशन O और इक्विलिब्रियम पोजीशन द मैस इज एट रेस्ट। मैस किस में है, रेस्ट में है। क्यों, बिकॉज नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम या ऑन द बॉडी। एक ही बात है, बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, जिसकी वजह से बॉडी किस में है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है या मेन पोजीशन पे है। मेन पोजीशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है आपसे कि डिफाइन मेन पोजीशन, तो आप या डिफाइन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो आप लिख सकते हैं द पोजीशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट इज कॉल्ड मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन पे हमने देख लिया कि बॉडी रेस्ट में है। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आपके पास बनेगी एट एक्सट्रीम पोजीशन ए। अब हमने क्या करना है, इस मैस को मेन पोजीशन से उठाएंगे और कहां पे लेके आएंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स या एक्सर्टेड फोर्स लगा के इस मैस को एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके आएंगे। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके आएंगे तो क्या होगा, जैसे ही उसको रिलीज करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन से तो बॉडी मूव करेगी टूवर्ड्स मीन पोजीशन ओ। अब इसकी रीजन क्या है, बॉडी क्यों मूव कर रही है, ओ पे तो बॉडी मूव नहीं कर रही थी, लेकिन जब हम इसको खींच के पुल करके एक एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लेके आए जो कि डायग्राम बी में दिखाया गया है, तो फिर बॉडी मूव करेगी टूवर्ड्स ओ। इसकी रीजन क्या है, जब आपने एक्सटर्नल फोर्स या इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट की और इसको पुल किया कुछ डिस्प्लेसमेंट तक, तो जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग की इलास्टिसिटी की वजह से ये एक्सटर्नल फोर्स इसके अंदर स्टोर हो जाएगी मैस के अंदर एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। अब इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मैस मूव करेगा टूवर्ड्स मेन पोजीशन। तो हम यहां से लिख सकते हैं ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स
ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स द mass moves towards the mean position O. मैस किधर मूव करेगा? टूवर्ड्स मीन पोजीशन O. जैसे ही मैस एक्सट्रीम पोजीशन A से टूवर्ड्स मीन पोजीशन O मूव करेगा, तो अब A से O की तरफ जब मूव करेगा, A से O की तरफ जब मैस मूव करेगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझने के लिए, रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिक्रीज करेगी। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। जब बॉडी कहां पे मूव करेगी? टुवर्ड्स मीन पोजीशन O। लेकिन एट द सेम टाइम जब बॉडी A से O की तरफ मूव कर रही होगी, इस मैस की कोई ना कोई स्पीड होगी या ये मैस कोई स्पीड गेन कर लेगा। तो जब बॉडी A से O की तरफ मूव करेगी तो इसकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा होगी। मतलब हम कह सकते हैं A से O की तरफ मूव करते हुए बॉडी की स्पीड इंक्रीज करेगी। और जब बॉडी मीन पोजीशन O पे पहुंचेगी, मीन पोजीशन जिसको हम O का नाम दे रहे हैं, वहां पे फोर्स हो जाएगी मिनिमम या जीरो, और इसकी जो स्पीड है बॉडी की वो आपके पास होगी मैक्सिमम। स्पीड क्या आ जाएगी? मैक्सिमम, और फोर्स जीरो। अच्छा, इस फैक्टर को समझें, जब A से O की तरफ बॉडी मूव करेगी तो स्पीड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि इस वजह से कि देखें, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ है, बॉडी मूव भी उसी डायरेक्शन में कर रही है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इस वजह से स्पीड आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी। तो जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन O पे पहुंचेगी तो अब इसकी रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड यहां पे मैक्सिमम होगी। जब बॉडी की स्पीड मैक्सिमम होगी तो बॉडी अपनी मीन पोजीशन O पे रुकेगी नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ मूव करेगी। इनर्शिया के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा था, मेटल्स की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो चाहती है कि अपनी स्टेट को कंटिन्यू करे। तो ये मैस मूव कर रहा है, तो मूव करता हुआ मैस जो है उसकी कोशिश होगी कि वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करे। नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें बनाएंगे, एट एक्सट्रीम पोजीशन B। एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ जाते हुए क्या चेंज आएगा उसको हम समझते हैं। जब बॉडी O से B की तरफ मूव करेगी तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स वो इंक्रीज करेगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, और बॉडी की स्पीड जो है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। स्पीड डिक्रीज करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज करेगी। जब बॉडी पहुंच जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन B पे, एक्सट्रीम पोजीशन B पे जब बॉडी पहुंचेगी तो कुछ देर के लिए रुकेगी, तो मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई? जीरो। स्पीड हो जाएगी जीरो, लेकिन फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम। अब देखें, मेन पोजीशन से निकल के मैस कहां पे पहुंचा? एक्सट्रीम पोजीशन B पे। तो जैसे ही यहां से मूव करेगा आगे की तरफ, बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स गेन करेगी, क्योंकि कंप्रेस हो रही है, इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करना शुरू करेगी। एक्सट्रीम पोजीशन B पे रुक के स्पीड जीरो हो जाएगी, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी को वापस कहां पे खींचेगी? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो अब जब बॉडी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगी तो अगेन वही प्रोसेस रिपीट होगा कि टुवर्ड्स मीन पोजीशन मूव करते हुए बॉडी की जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपके पास बॉडी की जो स्पीड है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आपके पास A से B की तरफ जब मूवमेंट होगी तो कहीं पे हमने देख लिया रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगी, किस तरीके से बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, उसकी रीजन को भी हमने देख लिया। एट द एंड जो कंक्लूजन में हम लिखेंगे, नेक्स्ट आपके पास जो हेडिंग बनेगी वो है कंक्लूजन की। कंक्लूजन, हर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एंड पे कंक्लूजन की हेडिंग आपने लाजमी लिखनी है। कंक्लूजन के अंदर हम क्या लिखेंगे? दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। ये प्रोसेस क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। बॉडी A से B की तरफ अपनी मूवमेंट को बार बार रिपीट करेगी। तो कौन सी मोशन है? वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, जिसको हम कह रहे हैं कि वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और एट द एंड बॉडी क्या करेगी? रुक जाएगी। किसकी वजह से? कि इन दो सरफेसेस के अंदर फ्रिक्शन की फोर्स भी तो इन्वॉल्व है ना। तो फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी थी वो सारी लॉस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी
जो है वो रुक जाएगी। पेज नंबर 3 पे एंड वाला जो पैराग्राफ है वो आप कंक्लूजन की हेडिंग में लिखेंगे और उसके बाद आपके पास हेडिंग बनेगी टाइम पीरियड की, बल्कि ये आपने हेडिंग टाइम पीरियड की जो है वो कंक्लूजन से पहले लिखनी है। टाइम पीरियड के अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k, और ये फॉर्मूला इसका एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि मैथ्स स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड हम किस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये उसका रिलेशन है। उसके बाद आप हेडिंग देंगे कंक्लूजन की। कंक्लूजन के अंदर आपने लिख देना है कि बॉडी जो है वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, इसको हमने प्रूव कर लिया, और इसकी यही मोशन आपके पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आज के लेक्चर में हमने इस लॉन्ग क्वेश्चन को कवर किया है। जिस फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको बताया है उसी फॉर्मेट के अंदर आपने इसको अटेम्प्ट करना है। प्रेजेंटेशन का भी ख्याल रखना है, इंशाल्लाह आप जो है वो फुल मार्क्स गेन करने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के ऊपर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।